कि समाज के आधे लोग तो इन कुरीतियों की वकालत करते नजर आते हैं, मात्र 1/4 लोग हैं जो परिवर्तन की हिम्मत रखते हैं और 1/4 लोग तो वो भी नहीं रखते। आज आपने एक संस्कृत की एक बहुत पुरानी पंक्ति सुनी होगी कि अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी किसी चीज की अगर अति हो जाती है तो विनाश का कारण बनती है। बेशक इस समाज के संस्कार और संस्कृति का कोई सानी नहीं है, लेकिन आज यहाँ अति है सामाजिक कुरीतियों की, और इन कुरीतियों में से कुछ को तो हमने परंपरा और इतिहास का हवाला देकर अपना रखा है। उदाहरण के लिए शराब। मुझे नहीं पता इतिहास में इसका क्या कारण था और मैं इतिहास में जाना भी नहीं चाहूंगी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे इतना जरूर कहूंगी कि जो चीज आपका विवेक छीन ले, कभी ना कभी वो आपके पतन का कारण जरूर बनेगी। मांस मध्य इन सबको हमने अपना कर रक्षक की श्रेणी में रहने वाला आज राजपूत कहां भक्षक की श्रेणी में आ गया है। और सबसे बुरी चीज जिसने हमें आर्थिक रूप से पंगु बनाया है वो है शादी के वक्त दहेज से लेकर मृत्यु तक वो समस्त कुरीतियां जिनको हमने आज बुरी तरीके से जकड़ रखा है। मैं जहां जाती हूँ दहेज पर अवश्य बोलती हूँ, सामाजिक कुरीतियों पर अवश्य बोलती हूँ, क्योंकि मैंने इसे बहुत गहनता से समझा है। जब आप इन कुरीतियों को बहुत गहनता से समझेंगे, आप जानेंगे कि आपके जीवन की कितनी प्रतिशत कमाई आप 1.5 दिन कुरीतियों में गंवा देते हैं। फिर आप दूसरों को दोष मत दीजिए कि हमारी आर्थिक स्थिति, राजपूतों की आर्थिक स्थिति आज इतनी क्यों बिगड़ गई है। हमने बिगाड़ा इस आर्थिक स्थिति को, हम कुरीतियों के जाल में फंसते जा रहे हैं। दहेज जैसी कुरीतियां, जहां बात जब सरकारी नौकरी की आती है तो आप देखिएगा 35 से 40 लाख रुपए से लेकर करोड़ों तक की शादियां राजपूत समाज में होती है, क्योंकि सरकारी नौकरी वालों की तो रेट फिक्स होती है। पहले मोल भाव तय होंगे और फिर सरकारी नौकरी वालों के लिए शादियां होगी, और इनमें सबसे खामोश वो युवा जिसकी उसकी कीमत लगती है। धिक्कार आपकी नौकरी पर और धिक्कार आपकी इस शिक्षा पर जो आपको कुरीतियों के विरुद्ध नहीं खड़ा कर सकती। जब आप कुरीतियों के विरुद्ध नहीं खड़े हो सकते तो वो आपकी सरकारी नौकरी, अभी मेरे भाई साहब ने कहा कि सरकारी नौकरी जरूर, शिक्षा को मैं बहुत महत्व देती हूँ और मेरी जिंदगी में शिक्षा से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, लेकिन साथ ही इतना जरूर कहूंगी कि सरकारी नौकरी, मुझे बेरोजगारी कहीं ज्यादा अच्छी लगती है जब सरकारी नौकरियों वालों की डिमांड होती है। आप सरकारी नौकरी की जब इसको इस तरह से समझिए कि मुझे बेरोजगारी समाज के हित में ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि जब किसी की गवर्नमेंट जॉब लगती है, हर मध्यम वर्गीय परिवार जाएगा कि मैं वहां पे रिश्ता करूं। वो जाएगा, कहां से लाएगा मध्यम वर्गीय परिवार इतना पैसा? उसको कर्ज लेने पड़ेंगे, उसकी जमीनें बिकेगी, तब जाके वो आपकी डिमांड पूरी कर सकेगा, तब जाके एक सरकारी नौकरी वाले की शादी हो पाएगी। एक गवर्नमेंट जॉब की वजह से अगर दूसरा राजपूत परिवार कर्ज में चला जाता है, अगर दूसरे का पतन हो रहा है, तो आपकी सरकारी नौकरी ने समाज को कुछ नहीं दिया। आपसे अच्छे वो बेरोजगार है जो कम से कम दहेज की डिमांड तो नहीं करते। फिर आप सोचते हैं कि सरकारी नौकरी हमारे समाज का उत्थान करेगी, या आपकी समाज का उत्थान नहीं करेगी, ये सिर्फ आपके परिवार का उत्थान करेगी। लेकिन जब आप सरकारी नौकरी में होकर भी दहेज जैसे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध खड़े होते हैं तो फिर उसमें समाज की भलाई है, अन्यथा बेरोजगारी बहुत अच्छी है। और साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि हम सामाजिक मंचों पर प्रतिभाओं का सम्मान करते हैं, जरूर कीजिए सम्मान, लेकिन साथ में उन्हें शपथ दिलाइए कि जब उनकी शादी होगी वो किसी राजपूत को गिराएंगे नहीं। वरना आप सम्मान कीजिए उन लोगों का जो कुरीतियों के विरुद्ध खड़े हैं, जो अपने गांव में चाहे मृत्यु हो, जो चाहे जुआरी हो, चाहे पहरावनी हो, चाहे कोई भी प्रथा का जो अंत करते हैं, आप हर साल उनका सामाजिक मंचों पर सम्मान कीजिए। असली सम्मान के हकदार तो वो है। अक्सर कहा जाता है जब दहेज की बात आती है कि बेटी का तो हक होता है संपत्ति में, जरूर होता है बेटी का हक संपत्ति में, लेकिन आपके कर्ज में तो उसका कोई हक नहीं होता, और बेटी का ही हक होता है उसके ससुराल वालों का और उसके परिवार को, जो आप न जाने क्या क्या रोज गिफ्ट्स देते रहते हैं, उनका कोई हक नहीं होता समाज में। और अगर आपको बेटी को देना ही है, पहली चीज आप शादी में कर्ज मत लीजिए। दूसरी चीज, अगर आप फिर भी अपनी बेटी को देना चाहते हैं तो उसे एफडी के रूप में दीजिए। अगर आप वो पैसा उसे एफडी के रूप में देंगे तो भगवान ना करे, लेकिन उसके जीवन में यदि कोई संकट आता है या आपके जीवन में कोई संकट आता है या उसे कोई जरूरत पड़ती है, वो बेटी आपकी ढाल बनकर खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपने निवेश गलत किया है, देना गलत नहीं है, आपने जो निवेश किया है कि हम इस रूप में दे रहे हैं, आप गाड़ी, टीका, दहेज, गहना, न जाने क्या क्या देते हैं, वो उसके संकट के समय में उसके साथ खड़े नहीं होंगे।
और साथ ही मैं कहूंगी कि ज्यादातर लोग कहते हैं कि जब हम ले रहे हैं, जब हम दे रहे हैं तो हम ले क्यों नहीं। तो आप तो इस तरह से एक श्रृंखला बन जाएगी कि आप दे रहे हैं तो आप लेंगे, इसका कोई अंत नहीं होगा। और अक्सर मातृशक्ति को दोषी ठहराया जाता है कि वो दहेज में वो आगे रहती है। तो मैं यहाँ उपस्थित मातृशक्ति से निवेदन करूंगी कि अपने ऊपर लगे इस लांछन को मौके में परिवर्तित कीजिए। आप दहेज, दारू, गहना, सामान इत्यादि इन सब का बहिष्कार आप एक बेटे की माँ के रूप में तो उसका बहिष्कार कर सकती है। बेटे की माँ के रूप में आपकी हजार मजबूरियां समझ में आती है, लेकिन एक बेटे की माँ के रूप में आप इनका बहिष्कार कीजिए। बहुत पिछले प्रोग्राम में दुर्गादास राठौड़ जयंती पे मैंने महाराणा प्रताप की एक वेदना को कुछ पंक्तियों में संजोया था, वो मैं आपके समक्ष पेश करूंगी। मैं 4 पंक्तियां कि ऊंची नौकरी ऊंचा दाम सब बिगड़ा रिश्ता नाता में, अरे शतराण्या तो लारे रेगी लेने देने की बाता में थे मत भूलो शतराण्यों कि हीबा कोई हाड़ी रानी काट देती हो शीश और खून भयो जू भय है पानी, काट देती हो शीश और खून भय जू भय है पानी। कन्यादान की मांग करो मत मोल करो थे बेटा को, बेटी ने बेटी रे पादियो क्यों भार बनाओ बेटा को, मारो टुकड़ो जागो। तो ये बात महाराणा प्रताप आज ऊपर से देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि मारो टुकड़ो जागो। तो मैं बोलो ही परिपाटी में अगर जान तो ही कर सी नाम पति लड़तो हल्दी घाटी में, कभी नहीं लड़तो हल्दी घाटी में। और यहाँ उपस्थित जो मेरी बहनें हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि आप नौकरी जैसी काबिलियत का इंतजार मत कीजिए। आप मत सोचिए कि जब मेरी नौकरी लगेगी तभी मैं दहेज पर बोल सकती हूँ। आप बोलिए, आप आगे आइए, आप सामान्य नहीं, आप शक्ति स्वरूप है, फिर आप क्यों आगे नहीं आती। आप दहेज के विरुद्ध खड़ी हुई है। आप संकल्प लीजिए कि मैं मेरी शादी में दहेज मांगने वाले और दहेज लोभी परिवार से शादी नहीं करूंगी। ये जो दहेज मांगते हैं इनको लड़कियां कम पड़ जाएगी। आप आगे तो आइए, संकल्पित होइए, कम से कम सफल होना न होना आगे की बात है। अगर 1000 भी संकल्पित हुई और उनमें से 500 भी सफल हुई तो ये अपनी बहुत बड़ी जीत है। आज से लगभग 7-8 साल पहले जब मैंने संकल्प लिया, मेरे परिवार ने संकल्प लिया, तो मेरे परिवार में मात्र एक पलंग के शगुन के रूप में लेकर शादी हुई है। आज भी हमारे घर में दिखावा जुआरी ऐसी कोई प्रथा मेरे परिवार में मौजूद नहीं है। आप हिम्मत मत हारिए क्योंकि संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और एक बहुत जो हम गलत निवेश करते हैं वो हम करते हैं सोने के अंदर। हमने सोने को संकट का साथी बना लिया और सुनारों का आज कौन सी स्थिति में पहुंचा दिया। 15-20 लाख रुपए का हम सिर्फ शादियों में सोना घड़वाते हैं और आप मानेंगे नहीं, आप जानते हैं कि इस 15-20 लाख रुपए में एक बेटी की शादी तक हो जाती है। फिर हम दोषी ठहराते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति गिर रही है। सोना जिसको आप टूकोगे तो आपको आधा भी नहीं देगा। आपको समग्र राशि अगर कोई देनी है तो एफडी के रूप में दीजिए, वरना आप इन दहेज लोभियों के मुंह पर पैसे व्यर्थ मत गंवाइए। और मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए मातृशक्ति आए, जमाना बदल चुका है। आप अपने दिमाग से ये चीजें निकाल दीजिए कि आप दहेज इन सब में चल के समाज का कोई उत्थान कर लेगी। अपने घर से शुरुआत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैंने मेरी बेटी का दिया है तो मैं मेरे बेटे का लूंगा। इस तरह एक श्रृंखला शुरू हो जाएगी जिसका कहीं कोई अंत नहीं होगा। हम सोचते हैं 2 भाई है, एक के भाई बेटे की शादी होती है, दूसरे के लिए कुछ जाता है और फिर वो अपने बेटे की शादी करता है, उसमें वापस आता है और इस तरह एक जाल चलता रहता है, चेन चलती रहती है और इस तरह से समाज की कुरीतियों का कभी अंत नहीं होता। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, यहाँ आप उपस्थित हुए सम्मेलन में इकट्ठे हुए हैं, अगर आप यहाँ से परिवर्तन का कोई संकल्प लेकर नहीं जाते हैं तो आपका आना व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उसका। हम सम्मिलित होकर भी अगर परिवर्तन की राह नहीं चुनते हैं, आप अपने गांव से शुरुआत कीजिए, अपने घर से शुरुआत कीजिए। कई लोग कहेंगे कि इन कुरीतियों का कुछ का तो फर्क ही नहीं पड़ता। जरूर फर्क पड़ता और चाहे आप पर फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा वर्ग भी यहाँ मौजूद है, एक ऐसा वर्ग भी राजपूतों में मौजूद है जिस पर बहुत फर्क पड़ता है। आप इन कुरीतियों का नाम मिटा दीजिए और फिर देखिए आपका समाज कहाँ आगे उठता है और फिर आपको आरक्षण जैसी समस्याओं का रोना भी नहीं होगा। 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगी कि मांग बाकी शर्म न राखी, मांगियो गेणो
गाड़ी टिको, मांग बाकी शर्म न राखी मांगो घेणो गाड़ी टिको, दारू मीठ पहचान बन गई शास्त्र धर्म तो हुगो फिको, दारू मीठ पहचान बन गई शास्त्र धर्म तो हुगो फिको, माए राम हेत बिखर गया लाग्यो दाग कुरीति को, व्यापार नहीं अब ब्याह करो क्यों मोल लगाओ बेटा को, एक अरज आ खेती जाऊं, एक अरज आ खेती जाऊं, छोड़ो घेणो गाड़ी टिको, धन ने यूं ना व्यर्थ गमाओ, लेवो नारियल रुपया को एक सिक्को। ना मैं वादा करती हूँ ना मैं आपसे ये वादा करने के लिए कहती हूँ कि आप भविष्य में सफल होंगे या नहीं, लेकिन कम से कम गलत को गलत तो कहिए। आप बोलते ही नहीं है। राजपूत समाज इतना मौन समाज आज इस दुनिया में कोई नहीं दिखता मुझे। आप कुरीतियों के विरुद्ध खड़े नहीं हो क्योंकि आपने इनको अपनी परंपराएं मान ली। ये परंपरा ही नहीं है। जब राजपूत समाज इतना, जब एक दिन आपको ऐसा लगेगा कि इस समाज का वृक्ष अब गिरता जा रहा है, तब आपको ये चीजें समझ में आएगी। मेरी बातों से किसी को आघात पहुंचाओ तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी जरूर हूं, लेकिन मुझे ना दुख है और ना धोखा है। मुझे विश्वास है कि यह आघात उतना गहरा नहीं होगा जितना कि कुरीतियों का आघात है। धन्यवाद।